नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं आरबीएससी 12th बायोलॉजी के पेपर की। काफ़ी आसान सा पेपर रहा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से पेपर मीडियम से भी थोड़ा सा कम था। एक दो क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि जो थोड़े बहुत लेवल के थे, बाकी प्रश्न सारे के सारे काफ़ी इजी थे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। अनिषेक जनित फल का उदाहरण है केला, सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट। एन एग्जाम्पल ऑफ ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। यस स्टूडेंट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल होगा बनाना, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, वॉलनट। तो पार्थेनोकार्पी यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो सही आंसर हो जाएगा अपना बनाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ताजे पानी में उगने वाला जल परागित पादप है। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन फ्रेश वाटर। तो हम सभी जानते हैं कि फ्रेश वाटर में उगने वाला जल परागित पादप कौन सा होगा? वेलिस्नेरिया, जो हमारे एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है बेटा। प्रसव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन शामिल होता है? प्रसव, कौन सा हार्मोन प्रसव को प्रेरित करता है? विच हार्मोन इज इन्वॉल्व टू इंड्यूस पार्चुरेशन? तो पार्चुरेशन बेटा डिलीवरी ऑफ बेबी। तो डिलीवरी ऑफ बेबी में कौन सा हार्मोन सीधा सीधा पार्टिसिपेट होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑक्सीटोसिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं। दिया हुआ सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड इन ए टिपिकल न्यूक्लियस। दे आर कॉल्ड यूक्रोमेटिन, हिस्टोन, न्यूक्लियोसोम और हेटेरोक्रोमेटिन। तो बेटा हम सभी को पता है हेटेरोक्रोमेटिन क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। और यूक्रोमेटिन क्या होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है लक्षणों की वंशागति संबंधित मेंडल के परिणामों की पुनः खोज किन्होंने की? Who rediscovered the result of Mendel's inheritance of characters? मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले कौन थे? डिवरीज, कॉरेंस एंड शेरमार्क, सटन एंड बॉवेरी, स्लीडन, स्वान एंड मॉर्गन और ऑप्शन डी वाटसन एंड क्रिक। तो हमें पता है यूगो डिवरीज, कार्ल कॉरेंस और वॉन शेरमार्क ने तीनों ने मिलकर 1900 में क्या किया था? मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आनुवांशिक विकार जो कि एक एक्स क्रोमोसोम के अभाव के कारण होता है। एक्स क्रोमोसोम का अभाव, जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। तो एक एक्स क्रोमोसोम के कम होने के कारण कौन सा सिंड्रोम इसमें होता है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया। तो बेटा हीमोफीलिया कहीं से भी हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर में क्रोमोसोम के नंबर घटने या बढ़ने से होने वाला रोग नहीं था। डाउन सिंड्रोम, नाम डाउन है लेकिन ये एक एक्स क्रोमोसोम के अधिक होने से होता है। यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। अगला प्रश्न देखते हैं। भूवैज्ञानिक कालों में जबड़े रहित मछली जॉलेस फिश का विकास संभवतः कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था? ऑप्शन दे रखा है। प्रोबेबली हाउ मेनी मिलियंस ईयर अगो इवोल्यूशन ऑफ जालेस फिश ऑक्यूर्ड इन जियोलॉजिकल पीरियड? 500, 350, 320, 200। देखिए यहाँ एनसीईआरटी में जो डेटा दिया हुआ है उसके अनुसार हम इसका सही आंसर 350 मान सकते हैं, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है 416 एक मिलियन ईयर्स अगो, 315 मिलियन ईयर्स अगो हम इसको सही मानेंगे। अगला प्रश्न आता है अपना पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में। काफी आसान प्रश्न। हरे पादप को क्या कहा जाता है? इन इकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी व्हाट आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। तो हमें सभी को पता है ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शुक्राणु के कौन से भाग में एक्रोसोम पाया जाता है? एक्रोसोम इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म? बहुत आसान प्रश्न। कौन से भाग में? टेल, मिडल पीस, हेड और नेक। तो कौन से पार्ट में मिलेगा? हेड के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर क्या लगा होता है? एक्रोसोम लगा होता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम?
ऑप्शन दिया है एम्पुला, प्रोस्टेट, फोरस्किन और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो हम देखते हैं कि प्रोस्टेट भाग है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, फोरस्किन जो पेनिस को घेरे रहती है, एम्पुला, एम्पुला क्या है, एम्पुला इट्स अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के बेटा 3 पार्ट होते हैं, उनमें से एक पार्ट होता है एम्पुला। तो सही आंसर कौन सा होगा हमारा, इसमें एम्पुला सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में है यदि समष्टि में जाति ए धनात्मक और जाति बी ऋणात्मक है तो पारस्परिक क्रिया का नाम होगा। इफ स्पीसीज ए पॉजिटिव एंड स्पीसीज बी इज नेगेटिव इन ए पॉपुलेशन, द नेम ऑफ इंटरेक्शन हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन है म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म। तो हम देखते हैं म्यूचुअलिज्म दोनों को फायदा, कंपटीशन दोनों को क्या होगा, नुकसान। दोनों को क्या होना है, नुकसान होना है। यहां पर क्या होगा, दोनों को नुकसान होगा। यहां पर दोनों को क्या होता है, नुकसान। प्रीडेशन यानी कि जहां परभक्षण होता है, एक को फायदा एक को नुकसान। और ऑप्शन नेक्स्ट दे रखा है पैरासिटिज्म यानी कि एक को फायदा एक को नुकसान। तो यहां पर 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं, सी और डी। तो देखते हैं कि बोर्ड क्या करता है इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है समुद्र में जैव मात्रा, समुद्र में जैव मात्रा भार के पिरामिड प्राय होते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास इज द सी आर जनरली। तो सी का हमें बायोमास का पिरामिड पूछ रहा है, स्ट्रेट, अपराइट, इनवर्ट, ऑल काइंड्स। तो सभी को पता है कि वहां पर पौधे कम जीव ज्यादा होते हैं, मीन्स क्या होगा, जैव भार का पिरामिड समुद्र में उल्टा होगा। अगला प्रश्न आता है निम्न में कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है। Which of the following is not a sexually transmitted disease? कौन सी इनमें से एसटीडी नहीं है। ऑप्शन है गोनोरिया, हर्पिस, सिफिलिस और ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। तो कौन सा नहीं है, टीबी नहीं है। गोनोरिया और सिफिलिस ये बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, जेनाइटल हर्पिस एक वायरल डिजीज होता है। नेक्स्ट आता है कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है। Which nitrogenous base is found in both DNA and RNA? ऑप्शन दिए हैं हमें साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है AGTC ये तो मिलता है DNA में और AGUC ये मिलता है हमारे पास आरएनए में। तो दोनों में यहां क्या मिलेगा, दोनों में मिल रहा है साइटोसिन। तो सही आंसर हो जाएगा साइटोसिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैव उर्वरक के रूप में पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव है। माइक्रोब्स फाउंड इन द फॉर्म्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स। तो बायोफर्टिलाइजर्स के रूप में कौन सा मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम, बेसिलस थ्यूरेंजेंसिस, बैक्यूलोवायरसेस और राइजोबियम। तो क्या सही आंसर होगा अपना, कौन सा मिलता है, राइजोबियम मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति सबसे गंभीर एवं घातक मलेरिया का कारण बनती है। ऑप्शन दिए हैं विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजेज मोस्ट सेवर एंड फैटल मैलिग्नेंट मलेरिया। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल। तो बेटा राइट आंसर अपना होगा कि यहाँ जो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम होता है ये हमारा सबसे घातक मलेरिया फैलाने का काम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखते हैं प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स मुख्यतः कैनाबिस सैटाइवा पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है। कैनाबिनॉइड्स कहां से प्राप्त होता है। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स इज ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कैनाबिस सैटाइवा प्लांट। ऑप्शन है रूट, लीफ, थैलेमस और इन्फ्लोरेसेंस। तो बिल्कुल एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से हमें दिया गया है कि सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस से प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम तने से, लीव्स से, इनसे भी कैनाबिस सैटाइवा को प्राप्त करते हैं कैनाबिनॉइड्स। नेक्स्ट आता है CO का मतलब इको आर फेस्ट से क्या निकलता है। व्हाट डज द CO डेराइव्स फ्रॉम द इको आर फेस्ट या इको R1। तो इको, इस्चेरियाई
और आगे क्या होता है कोलाई, तो इस्चेरियाई जीनस है और कोलाई यहाँ क्या होगा स्पीसीज, तो बिल्कुल सही आंसर होगा स्पीसीज। ये थे अपने एमसीक्यू। तो आप बताएंगे कि 18 एमसीक्यू में हमारे कितने राइट हो रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला प्रश्न देखेंगे, अंडोत्सर्ग के पश्चात पीठ प्रावस्था होती है जिसके दौरान ग्राफी पुट्टक का शेष बचा हुआ भाग खालिस्तान का रूप धारण कर लेता है। द ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज। तो ल्यूटियल फेज जो कि ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेटरी फेज के बाद आती है, तो यहां ग्राफियन फॉलिकल किस में बदलता है, तो वो बदलता है कार्पस ल्यूटियम में। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका कार्पस ल्यूटियम, बिल्कुल सही आंसर होगा अपना कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम इसका सही आंसर हो जाएगा। पित्तक पिंड कहते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स। अगला देखेंगे, डीएनए के 4 युग्मों के विलोपन और सम्मिलन से खालिस्तान उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए, डीएनए के बेस पेयर का डिलीट होना या इंसर्शन यानी कि बढ़ना या घटना कौन सा म्यूटेशन होता है, तो ये हमें पता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कुछ एमिनो अम्लों का कूट लेखन एक से अधिक प्रकुटों द्वारा होता है, इस कारण से इन्हें खालिस्तान कूट कहते हैं। सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय देन वन कोडॉन फॉर दिस रीजन, सच कोडॉन्स आर कोल्ड। ये कह रहा है ऐसे कोडॉन जो एक से ज्यादा एमिनो एसिड को कोड करते हैं उनको कहते हैं डीजेनरेसी कोड। क्या कहेंगे, डीजेनरेसी कोड कहा जाता है। हिंदी में कहें तो इसे हम कहते हैं अपहासित कूट। क्या कहा जाता है, अपहासित कूट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। गूथा आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है का किण्वन खालिस्तान नामक यीस्ट से किया जाता है। द डो विच इज यूज्ड टू मेक ब्रेड इज फर्मेंटेड बाय यीस्ट कोल्ड एज ब्लैंक। तो उस यीस्ट का नाम हमें लिखना था, तो उस यीस्ट का नाम होता है सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी। सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी, सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी उस यीस्ट का नाम होगा जिसको हम कहते हैं, यहां पर ब्रेड बन रही है तो इसे बेकर यीस्ट कहा जाता है। तो बेकर यीस्ट अगर लिखा है तो देखते हैं बोर्ड अगर आपको प्रश्न देता है, लेकिन यहां बिल्कुल लिखा हुआ है कि हमें उस यीस्ट का नाम लिखना था। अगला प्रश्न आता है, जीन चिकित्सा का प्रथम प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में खालिस्तान की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4 years गर्ल टू क्योर डेफिशिएंसी ऑफ। तो यहां एडीए की डेफिशिएंसी यानी कि एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी के लिए यहां पर क्या किया गया था, 4 वर्षीय लड़की में पहला जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अगला प्रश्न। लीडिंग सेल सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एज। कौन सा टेस्टिकुलर हार्मोन लीडिंग कोशिकाएं सीक्रेट करती हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा एंड्रोजन। हिंदी में कहते हैं पुट्टक हार्मोन, पुट्टक हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन होगा, एंड्रोजन। अगला हमारे पास आता है, आणविक कैंची कहे जाने वाले खालिस्तान एंजाइम की खोज से डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटना संभव हो सका। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विथ द डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर। तो मॉलिक्यूलर सीजर किसे कहा गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। कौन सा एंजाइम था ये, प्रतिबंधन एंजाइम। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में खालिस्तान शहर के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने की थी। तो बेटा सहेली
और हमारे यहाँ CDRI के द्वारा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जिसको खोजा गया था, बेसिकली ये इंडिया की कौन सी सिटी में खोजा गया था? ये खोजा गया था लखनऊ में। तो लखनऊ शहर में सहेली को खोजा गया था। काफी आसान सा प्रश्न आया है। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो इसे खालिस्तान विकास कहा जाता है। When more than one adaptive radiation have occurred in an isolated geographical area, this is called as। तो ये हमारे पास पूछ रहा है कि यहाँ अभिसारी विकास होगा या अपसारी विकास होगा। तो बेटा ये होगा हमारे पास अभिसारी, इंग्लिश में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या होगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जब एक से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में, यानी एक से अधिक अनुकूलित विकिरण होते हैं अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में, ज्योग्राफिकल एरिया में, तो कौन सा इवोल्यूशन होगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। होमो हैबिलिस मानव के दिमागी क्षमता, तो होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी हमें दी है होमो हैबिलस की, तो इसकी कैपेसिटी थी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा बेटा 650 से 800 सीसी। ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स 10। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न है डिफाइन एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस जहां हम क्या करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाते हैं। जो भ्रूण होता है उसका एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है। क्या लेते हैं हम? एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, और उस एमनियोटिक फ्लूइड में कोई भी अगर डिसऑर्डर है उस डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है आनुवांशिक विकार क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का कारण लिखिए। जेनेटिक डिसऑर्डर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो इसका कारण होता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यानी कि एक अतिरिक्त एक्स यहां आ जाता है 23rd पेयर में, जिससे हमें पता है गायनेकोमेस्टिया हो जाता है। यानी कि व्यक्ति दिखाई देता है मेल जैसा, लेकिन उसके लक्षण कैसे होता है? फीमेल जैसे। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कौन से कवक का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है? विच फंगस इज यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। तो यहां पर कवक का नाम हमसे पूछ रहा है, तो उस फंजाई का नाम होगा ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कौन सा सूत्रकृमि तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर इन्फेक्टेड द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट? तो कौन सा निमेटोड करता है? निमेटोड का नाम हमसे पूछा है, तो ध्यान रहे उस निमेटोड का नाम होता है मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया। मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया। हिंदी में इसी प्रकार से हमें इसे लिखेंगे मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न 5 नंबर, डिफाइन इमाइग्रेशन, अप्रवासन को परिभाषित कीजिए। तो आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा, किसी इकोसिस्टम में बाहर से कोई स्पीसीज के मेंबर रहने के लिए आते हैं या आ जाते हैं तो वो कहलाता है अप्रवासन या इमाइग्रेशन, जो किसी पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या करता है? प्लस करता है, मींस पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। अगला प्रश्न काफी आसान सा प्रश्न दिया है, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति कौन से रंगों में विभेद नहीं कर पाता? विच कलर्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय पर्सन इन कलर ब्लाइंडनेस? तो बहुत अच्छे से रेड और ग्रीन कलर, तो रेड एंड ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कौन से रोगजनक जीवाणु से मनुष्य में टाइफाइड ज्वर होता है? टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन का हमें पैथोजन पूछा है, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसका बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी। कौन सा बैक्टीरिया है? साल्मोनेला टाइफी। बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न पे, गिव एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म का एग्जांपल, तो कमेंसलिज्म यानी कि प्लस प्लस, यानी बोथ स्पीसीज किसमें होती है? बेनिफिट में होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कैटल अर्गेट्स
और ग्रेजिंग कैटल्स यानी कि हमारे जो पशु हैं उनके साथ जो बगुले हैं, ये इसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट आता है कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने के लिए प्रोटीन्स कौन से जीन द्वारा कूटबद्ध होता है? द प्रोटीन दैट कंट्रोल कॉटन बोलवर्म इज इनकोडेड बाय विच जीन? तो यहां पर क्राई जीन होता है, तो क्राई फर्स्ट एसी, और एक हमारे पास होता है क्राई सेकंड ए बी। ये दो क्राई जीन किसको कंट्रोल करता है? बोलवर्म को कंट्रोल करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे जो काफी आसान सा हमें दिया गया था, एक एम्ब्रियोसेक, और इस एम्ब्रियोसेक में हमने पूछा है यहां ए और बी। व्हाट डज ए एंड बी रिप्रेजेंट इन अबव मेंशन डायग्राम ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियोसेक? राइट नेम फॉर ईच। तो ए बहुत अच्छे से हमें दिखाया गया है, ये है पोलर न्यूक्लियाई, क्या होगा? पोलर न्यूक्लियाई। और बी हमारे पास यहां क्या होगा? एग सेल। क्या दिखाया गया है आपको? एग सेल। अगर इसे इस प्रकार से ये कर देता तब हमारा आंसर पोलर न्यूक्लियाई न होकर सेंट्रल सेल हो जाता। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, सेक्शन बी। आते हैं अगले सेक्शन पे, सेक्शन बी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे हमारे। समष्टि पारस्परिक क्रिया में परजीविता को मींस पॉपुलेशन इंटरेक्शन में किसको बताना है? पैरासिटिज्म को। पैरासिटिज्म, परजीविता, तो परजीवी दो प्रकार के थे, एक अंतर परजीवी, एक बाह्य परजीवी, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? किसी जीव के ऊपर या किसी जीव के अंदर रह के अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यहां पैरासिटिज्म में एक स्पीसीज होती है बेनिफिट में और दूसरी स्पीसीज होती है दूसरी स्पीसीज होती है बेटा हार्म में। तो दूसरी स्पीसीज यहां हार्म में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। स्वस्थानीय संरक्षण को समझिए, इन सिटू कंजर्वेशन। हमें दिया गया है कि इन सिटू कंजर्वेशन क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर करेंटली इन इंडिया? हाउ मेनी नेशनल पार्क्स करेंटली इन इंडिया? तो इन सिटू कंजर्वेशन यानी कि नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व किया जाए, तो इसे हमने क्या कहा था? इन सिटू कंजर्वेशन। करेंटली हमसे पूछ रहा है नेशनल पार्क, तो करंट टाइम में नेशनल पार्क का नंबर 106 to 107 हमें दिया हुआ है। ध्यान रहे एनसीईआरटी में ये नंबर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये नंबर दिया गया है 90, और करेंटली पूछा है हमसे, तो करेंटली क्या है? 106 to 107। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो हनी बी में डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्रोमोसोम के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया होगा। बढ़ते हैं, संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु प्रतिकृति की उत्पत्ति ओराई की आवश्यक विशेषताओं को समझाइए। एक्सप्लेन फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट ओराई। तो ओराई की विशेषताओं को हमें बताना था क्लोनिंग इनटू वेक्टर, कोई वेक्टर बनने के लिए तो ओराई में क्या होना चाहिए कि रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, परजीवी जंतु का उपयोग जैव उत्पाद हेतु किस प्रकार किया जाता है? हाउ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। किसी भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स को तैयार किया जाता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के रूप में, तो हम क्या करते हैं? उसके अंदर इच्छित जीन डालते हैं और उस इच्छित जीन को काम में लेकर हम एक अच्छा उत्पाद बनाते हैं। अगला प्रश्न है, बायोलिस्टिक या जीन गन किसे कहते हैं? तो बायोलिस्टिक या जीन गन यानी डिजायर्ड जीन को डालने के लिए हम बायोलिस्टिक या जीन गन का उपयोग करते हैं, जहां पर हम टंगस्टन या गोल्ड प्लेटेड जो बुलेट्स होती हैं उनका यूज हम करते हैं। अगला प्रश्न आता है, जैव विविधता के अक्षांशीय प्रवणता प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में अक्षांशीय प्रवणता यानी कि यहां हम बात करते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर रीजन की ओर जाते हैं तो क्या घटती जाती है? हमारे पास जैव विविधता घटती जाती है। नेक्स्ट आता है, बहुत अच्छे से आपने किया होगा, लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बीइंग।
तो अपना जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर था उसमें से आपके पास आया है स्पर्मेटोजेनेसिस का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। केवल और केवल हमें स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बताना था। नेक्स्ट आता है मैच द कॉलम क्वेश्चन। हमें दिया है कॉलम फर्स्ट के मदों को कॉलम सेकंड। हाँ जी, कॉलम फर्स्ट में दिया है हमें होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस और ड्रायोपिथिकस। संभवतः मांस खाते थे, संभवतः मांस नहीं खाते थे, वनमानुस एब जैसे थे। Probably ate meat. Homo habilis, Homo erectus probably did not eat meat और Dryopithecus। तो Homo habilis probably did not eat meat, ये मांस नहीं खाते थे। दूसरा है Homo erectus, तो probably ate meat, इन्होंने मांस खाया। और Dryopithecus was more ape-like, यानी कि ये एप्स, जो एप्स है मंकी, उनके जैसे ज्यादा दिखने वाले थे, वनमानुस की तरह ज्यादा दिखने वाले थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक न्यूक्लियोसोम की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो न्यूक्लियोसोम की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोसोम आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ये हमारा बनता है एक ऑक्टेन, जिसमें H2A, H2B, H3 और H4 के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनको बाइंडिंग करती है H1 प्रोटीन। ये जो स्ट्रक्चर बनती है, ये अपनी स्ट्रक्चर क्या थी? न्यूक्लियोसोम थी। तो केवल और केवल हमें चित्र बनाना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेक्शन सी देखेंगे, बहुत आसान सा प्रश्न दिया था। परागण को परिभाषित कीजिए। उन्मिल प्रागणी एवं अनुन्मिलीय प्रागणी मीन्स डिफाइन पोलिनेशन, एक्सप्लेन चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर। चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो पोलिनेशन बहुत अच्छे से आपने किया होगा। ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma of a flower is called pollination। चेस्मोगेमस ये कैसे फ्लावर थे जो ओपन होते हैं? ये ओपन फ्लावर किसको प्रमोट करता है? क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर ये क्या होते हैं? क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं? क्रॉस पोलिनेशन को डिक्रीज करते हैं, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ाते हैं। ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को, चेस्मोगेमस फ्लावर क्या करते हैं? स्पीसीज डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। इसके और में वेरी गुड, यानी कि हमारे पास हमें जो थोड़ा सा हार्ड जो पार्ट लगता है हमारी बायोलॉजी के अंदर, वहां पर इसको और में दे दिया, इस क्वेश्चन को वहां पर इसको और में दे दिया। और ये था डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन। डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन, ड्राई लाइन डायग्राम और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है। क्लियर? और आपको ट्रांसक्रिप्शन पूछा था बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स में, जहां पर हमें पूरा एक डायग्राम बनाते हुए करना था। तो मेरे विचार से बहुत से स्टूडेंट ने ऊपर वाला प्रश्न बहुत आराम से किया होगा। अगला प्रश्न बढ़ता है, परागण के अभिकर्मकों को परिभाषित कीजिए। यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट को क्या करना है? डिफाइन करना है। एक्सप्लेन पॉलिनेशन इन वाइल्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स। बहुत आसान सा प्रश्न था कि कौन कौन से पॉलिनेशन के एजेंट हैं। तो हमारे पास एयर से, विंड से, इंसेक्ट से, बैट से और कई बार एनिमल से पॉलिनेशन होता है। विंड पॉलिनेटेड प्लांट में पॉलिनेशन को हमें क्या करना था? डिफाइन करना था, एक्सप्लेन करना था कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में जो स्टिग्मा होती है वो वेल एक्सपोज्ड होती है, उसके पोलन होते हैं वो काफी हल्के होते हैं, इसकी स्टिग्मा होती है वो इस टाइप की होती है। बहुत आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट आता है मानव जीनोम परियोजना मींस एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कोई एक मुख्य विशेषता लिखिए। केवल एक विशेषता आपसे पूछी थी, और टीआरएनए अनुकूलक अणु की संरचना का चित्र बनाइए। काफी आसान सा प्रश्न। एचजीपी की कोई एक विशेषता कि मानव जीनोम का कोड करना, यानी कि टोटल जो जीनोम है हैप्लोइड जीनोम उसको बनाना। और हमें लेबल डायग्राम पूछा था टीआरएनए का, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? क्लोव लीफ। कैसी स्ट्रक्चर होती है? क्लोव लीफ स्ट्रक्चर होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न हमें दिया है, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल
व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सीवेज, वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो सीवेज क्या है, हमारे घर से निकला हुआ, हमारे घरों से, लॉन्ड्री से, लेटरिन से, टॉयलेट, वॉशरूम, इन सभी से निकला हुआ जो वाटर है वो क्या कहलाता है, सीवेज कहलाता है, वेस्ट वाटर कहलाता है। व्हाई कैन सीवेज बी हार्मफुल टू अस, एक्सप्लेन, हमारे लिए कैसे हानिकारक है। तो बहुत अच्छे से आपने लिखा होगा कि इससे हमें बहुत सारी एपिडेमिक यानी कि जो कंटेमिनेटेड वाटर से फैलने वाली बीमारियां हैं जैसे कि कोलेरा है, डिफ्थीरिया है, ये सब, टाइफाइड है, ये सब बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो बहुत अच्छे से आपने इसको आई होप किया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, ये 1 मिनट देखना, इसके और में हमें क्या क्वेश्चन दिया है। एक्सप्लेन रोल ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में आपको किसी एक एग्जाम्पल की सहायता से हमें क्या लिखना था, बायो कंट्रोल कैसे करते हैं, तो वो हमें माइक्रोब्स का यूज हमें लिखना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। लास्ट सेक्शन अपना आता है सेक्शन डी, संख्या के पिरामिड, मीन्स ड्रा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर। बहुत अच्छे से हमने ये बताया था कि सबसे पहले इस प्रकार का पिरामिड आप बनाते, 2 प्रकार के पिरामिड आप बनाते, ये किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का होता, और अगर हमें जब बात करें हम किसी एक्वेटिक की, तो हमें कुछ इस प्रकार का पिरामिड बना देना था। ये पिरामिड होता है इरेक्ट सीधा, और ये पिरामिड होता है उल्टा। नंबर की बात करें तो नंबर यहां पर कुछ भी डाल देते, यहां सबसे ज्यादा नंबर होता है, यहां कम होता है, ये इससे कम, ये इससे कम, सिर्फ हमें डायग्राम बनाना था। अगला है जलीय पारितंत्र के गुणधर्म को उदाहरण द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन एथोस नेचर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम बाय एग्जांपल। तो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, बिग फिश, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर, सबसे कम नंबर, यहां पर कम नंबर होता है फाइटोप्लैंक्टन का, फिर जूप्लैंक्टन ज्यादा होते हैं, इसलिए ये पिरामिड उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। काफी आसान सा प्रश्न था। अगला है जैव मात्रा के पिरामिड का, ये हमारे नंबर का पिरामिड था। ड्रा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास, यहां पर हमें बायोमास का पिरामिड दिखाना था। सेम चीजें यहां पर, यहां हमें क्या लगाना था आगे, यहां हमें यूनिट लगा देनी थी किलोग्राम में। क्लियर, सिर्फ और सिर्फ हमें चित्र बनाना था 1 नंबर का। आगे करें अपघटन की प्रक्रिया एवं उसके उत्पादों की व्याख्या कीजिए। अपघटन कैसे होता है, तो अपघटन में याद कीजिए 5 प्रकार की अभिक्रियाएं थी, 5 प्रकार की क्रियाएं थी, और 5 प्रक्रम प्रक्रियाओं में अपघटन कंप्लीट होता है, डिकम्पोजिशन कंप्लीट होता है, जिसमें आपने कैटाबॉलिज्म, लीचिंग, ये सब आपने किया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास 18 टाइफाइड रोग के 2 लक्षण। एक्सप्लेन 2 सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड डिजीज। केवल लिखना बेटा, मार्क्स हमें दिए हुए हैं यहां पर 2 लक्षण। बहुत सिंपल मैंने बताया था कि टाइफाइड, तो टाइफाइड आर्द्र ज्वर कहलाता है, मीन्स ये हमारे पास कहलाता है केवल हम कह सकते हैं इंटेस्टाइनल फीवर कहलाता है, मीन्स पेट से संबंधित बीमारी थी। तो यहां हमें स्टमक एक हो सकता है, हमारा जो पाचन होता है वो कमजोर हो जाता है, इंटेस्टाइन में दर्द रहने लगता है। और 2 कॉमन जो सिम्टम्स हैं यहाँ पर, वो कॉमन सिस्टम थे, तेज सिरदर्द और बुखार, वो आप लिख सकते थे। एक्सप्लेन मेन सोर्सेज ऑफ टाइफाइड डिजीज इन्फेक्शन। तो टाइफाइड डिजीज के क्या सोर्स होते हैं, किन से फैलता है, तो टाइफाइड डिजीज साल्मोनेला टाइफी, पीछे भी ये प्रश्न आ चुका है कि इसके बैक्टीरिया की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। और साल्मोनेला टाइफी किस प्रकार से इसको क्या करता है, ये जो साल्मोनेला होता है इसका ट्रांसमिशन किससे होता है, तो इसका ट्रांसमिशन होता है कंटेमिनेटेड वाटर से। क्लियर। और इसके अथवा में दिया था मलेरिया रोग के 2 लक्षण। तो मलेरिया एक प्रकार का बुखार है, तो इसके 2 लक्षण थे हमारे पास कि चिल यानी कंपकपी के साथ बुखार आना, और बुखार के साथ सिरदर्द, तेज सिरदर्द होना,
यानी कि सेवर हेडेक यहाँ होता है। और इसके अलावा अगर हम लक्षण केवल 2 पूछे हैं, बाकी बहुत सारे लक्षण हम लिख सकते हैं। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। तो हमें प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की जो अवस्थाएं थी, 2 अवस्थाएं थी, अलैंगिक और लैंगिक, जिसको हमें स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन करना था। तो बेटा ये था आपका पेपर। तो आई थिंक ये जो पेपर था ये कुल मिलाकर हम मान सकते हैं मीडियम, लगभग हमारा जो पेपर था वो मीडियम से थोड़ा सा अबोव था। एक प्रश्न ऐसा था जहां पर हमारे पास 2 आंसर राइट हो रहे थे, तो मीडियम से हम समझ सकते हैं थोड़ा सा ऊपर पेपर था, 1-2 प्रश्न ऐसा आया। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से पेपर किया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो भी कमेंट कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं, कोई ऐसा प्रश्न जहां लगता है कि सर इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, तो बिल्कुल आप बताएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। हो गया सर, देख लेना एक बार कहीं पर वो आई हो तो। भाई बड़े वाले प्रश्नों को तो बताना ही नहीं था अपने को, मैं उनको पूरा थोड़ी बताना कि एक्स्ट्रा स्लाइड, वो फिर कभी वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे, सोल्व कराएंगे ना कभी तब देखेंगे।